तो अतीकपुर का कौन भस्मासुर, ये बड़ा सवाल है और इसी पर हम बातचीत करेंगे। प्रेम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, खास मेहमान है रिटायर्ड एडीजी प्रयागराज। स्वागत है आपका प्रेम प्रकाश जी। प्रेम प्रकाश जी, ये जो पूरा मैटर हुआ है, जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, 3 शूटर्स जिनकी आज पेशी भी हुई है कोर्ट में, उसके बाद 4 दिन की रिमांड दी गई है, ये बताइए कि इनसे किस तरह के सवाल अब किए जाएंगे और इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो घटनाक्रम है, पुलिस कस्टडी में किसी भी अभियुक्त की हत्या होना ये बड़ा संगीन जुर्म है और इसमें जो हत्या का हथियार है वो बरामद हो चुका है। जितने लोग थे जो एक्टिवली जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया वे गिरफ्तार हो चुके हैं। अब इनसे जो पूछताछ होगी, कुछ पूछताछ पहले हो चुकी है, कुछ फैक्ट्स जो है एसआईटी ने इसमें अभी जानकारी में जो आए उसके बाद में कुछ कार्रवाइयां भी हुई है। अब इनसे पूछताछ ये होनी है कि ये कॉन्स्पिरेसी थी तो किसके यहाँ पर की गई, कैसे असले इनके पास पहुंचे, विदेशी जो पिस्टल्स हैं वो कैसे इन्होंने किसने मुहैया कराई है, क्या इसके पीछे इनका मोटिव था, क्योंकि हर एक हत्या का कोई ना कोई मोटिव होता है। तो इनका क्या मोटिव था? ये तीनों अलग अलग स्थानों से हैं, एक हमीरपुर का है, एक बांदा का है, कासगंज का है। तो किस प्रकार से ये मिले, कहाँ मिलकर इनकी योजना बनी, तो ये तमाम सवाल हो सकते हैं जो पूछे जा सकते हैं। और इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि क्या कोई, जैसे कि आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ लोग मिले हुए थे या ये प्रशासन ने करा दिया, इस तरह के जो आरोप आ रहे हैं, इसकी सफाई के लिए भी आवश्यक है कि इनसे पूरी पूछताछ हो जाए कि यदि कोई इस प्रकार का ब्लैक शीप है, कोई मिला हुआ है, तो उसका भी नाम सामने आ जाए। प्रेम प्रकाश जी, लेकिन जिस तरह से पूरी घटना हुई लाइव कैमरा के सामने और वहां पर पत्रकार भी मौजूद थे, इसलिए सवाल भी उठ रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में इस तरह की हत्या हो जाना अपने आप में बड़ा सवाल है। आपको लगता है कि किसी की साजिश है या इन तीनों को कोई चौथा जो शख्स था वो ऑपरेट कर रहा था, या गैंगवॉर है? क्योंकि प्रतापगढ़ जेल इन तीनों शूटर्स को शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि प्रयागराज जेल में अतीक के गुर्गे थे, इस वजह से सुरक्षा के लिहाज से भी ये कदम उठाना पड़ा। ये सही है कि अब इनकी जान को खूब खतरा है। ये भी कोई शरीफ आदमी नहीं थे, ये क्रिमिनल है, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। जैसे सनी की क्रिमिनल हिस्ट्री है, लगभग 14 मुकदमे थे जी। लवलेश की भी क्रिमिनल हिस्ट्री है और तीसरे अभियुक्त की भी, उसकी भी क्रिमिनल हिस्ट्री पानीपत में बताई गई थी, अभी उसको भी खंगाला जा रहा है। अब इनकी जान को खतरा है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कांड जो जेल में भी हुए, जेल से बाहर जब भी इनका मूवमेंट होगा तब भी पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए सुरक्षा की। और ये आज देखने में भी आया, जो विजुअल्स में देख रहा हूँ, इसमें दिखाया गया था कि काफी बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को लगाया गया है सुरक्षा के लिए और तेजी से जो एक एसओपी होना चाहिए उसकी तरीके से चलाया गया। देखिए, आज कोई भी मीडिया कर्मी से बातचीत नहीं करने दी है, तो उस दिन जिस तरीके से मीडिया कर्मी बातचीत कर रहे थे, तो ये भी कहीं ना कहीं इसके लिए कोई स्पष्ट प्रोटोकॉल नहीं है। तो ये मीडिया बंधुओं के साथ और प्रशासन के साथ मिलकर कोई न कोई इस तरह का एसओपी तैयार होनी चाहिए कि कब कब किससे कहां कैसे बात कराई जाएगी, क्योंकि ये किसी की भी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। देखिए, उस दिन गोली किसी को भी लग सकती है, मीडिया कर्मी थे और भागते हुए उनको चोटें भी लगी हैं, इसी प्रकार से पुलिस कर्मी है उसको भी चोट लगी है। तो ये था तो बहुत ही डेंजरस है और जिस तरीके से ये शातिर अपराधियों ने इन्होंने किया, बिल्कुल यंग एज के हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेस को शायद हो सकता ना समझते हो कि इसका कितने बड़े इसके परिणाम होंगे। तो ये जो घटना की है, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई मास्टरमाइंड है, इसके पीछे इनका कोई आका है जिसने ये सब चीजें इनको उपलब्ध कराई है। और इस कॉन्स्पिरेसी में जो जो नाम सामने आएंगे, देखिए आसान होगा। अभी तो यही देखना है कि इनके सीसीटीवी, वहाँ स्मार्ट सिटी प्रयागराज में हर जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं, जो कैमरा लगे हुए हैं, उनकी जब फुटेज सामने आएगी, कैसे ये एकत्र हुए, क्या इनको कोई गाइड कर रहा था, कौन से व्हीकल से ये आए थे, कैसे इन्होंने एंट्री की, तो ये सभी जांच के मुद्दे हैं जो इनसे पूछताछ होनी है और उसके बाद में इनका मिलान भी होना है। अगर ये कुछ कहानी बनाएंगे, कुछ स्टोरी बताएंगे, तो वो पूरी तरह से सब्सटेंशिएट होनी चाहिए कि जहां कैमरे अगर ये बताते हैं कि मैं फला रूट से आया था, इस गाड़ी से आया था, तो उसके विजुअल्स मिल जाएंगे आपको वहां पर। या पूरे प्रयागराज में ये पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित क्षेत्र है, तो ये चीजें जब सामने आएगी ये पूछताछ से निकल सकती हैं। और पुलिस कस्टडी रिमांड, जैसा कि आप देखते हैं अभी 4 दिन का आपने बताया है कि 15 दिन से ज्यादा का हो नहीं सकता। कुल मिलाकर पुलिस कस्टडी रिमांड इतने ही दिन का मिलेगा। और पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान न केवल इनके अपने साथियों, पुलिस कस्टडी रिमांड लिया ही इसलिए जाता है कि
अपने जो इनके को एक्यूज हैं कोई हो सकते हैं उनके नाम सामने आ जाए, क्या कॉन्स्पिरेसी थी उसके नाम सामने आ जाए, इन्होंने सपोर्ट किया, किसने फाइनेंस किया, क्या मोटिव था, ये तमाम प्रश्नों के उत्तर इसमें निकले। बिल्कुल, आप एडीजी रहे हैं सर, ये बताइए अपने अनुभव के अनुसार कि किस तरह से अतीक अहमद का बोलबाला रहता था या उसके सताए हुए लोग आपके पास आए होंगे, जाहिर है किस तरह की उन्होंने बातें बताई हैं, क्योंकि अभी उसके कई शूटर्स फरार चल रहे हैं जो इस पूरे वॉर में शामिल थे, जिस उमेश पाल का मर्डर हुआ उसमें शामिल थे। किस तरह से वो पकड़ में आ सकते हैं, क्या जानकारी आप देंगे? अतीक का आपने देखा होगा कि यहाँ बहुत बड़ा साम्राज्य प्रयागराज और उसके आसपास, सबसे ज्यादा इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो चल अचल संपत्ति के रूप में प्रयागराज के आसपास थी, और लखनऊ में भी बड़े इनके जो है काफी आलीशान महल घर बने हुए थे। तो ये 2022 के दौरान बड़ी संख्या में इनके ऊपर कार्रवाई हुई, जिसमें इनका 14 एक सेक्शन होता है, 14 सब सेक्शन 1 यूपी गैंगस्टर एक्ट का, इसके तहत इनकी सारी संपत्ति जब्त, जिसमें जितनी भी उस समय तक जानकारी मिली, जिसमें अरबों रुपए की संपत्ति थी। इनकी बहुत सारी शेल कंपनीज थी, इनके जो जमीनें थी, खेती की जमीन, प्लॉटिंग की जमीन, इनके बने बनाए मकान, और इनके जो गुर्गे हैं, जो इनके गैंग मेंबर्स हैं, इससे एक बहुत बड़ा गैंग बना लिया था जिसको अंतर्राज्यीय गैंग के नाम से कहते थे, इंटर स्टेट गैंग, और इसका नंबर था IS 227, और इसमें इनके 200 से ज्यादा इनके पास में बदमाश थे। फायर पावर अच्छी थी, काफी जो एडवांस किस्म के इनके पास असलहे थे वो होते थे। लेकिन मैं 2020 जनवरी में मैंने चार्ज लिया था एडीजी जोन के पास, और वहाँ उस समय मैंने देखा कि ये जेल में था, साबरमती जेल जा चुका था, लेकिन इसका भाई अशरफ तब तक फरार चल रहा था, वो नहीं पकड़ा गया। तो हमने कई बार दबिश पार्टियां भेजी, और एक बार हमें सफलता मिली जिसमें गिरफ्तार किया था अशरफ से मैंने स्वयं भी पूछताछ की थी, और टीम ने पूछताछ की तो बहुत एरोगेंट था उस समय। मुझे लगता कि वो एरोगेंस अभी भी बनी हुई थी जो बाद में इसकी मौत का कारण बनी, और वो उन्हें कोई गुरेज नहीं था ये स्वीकार करने में कि हाँ उन्होंने किया है। ये राजूपाल का जो मर्डर किया था उसमें सबसे बड़ा जो क्रिमिनल माइंड था वो अशरफ का था, क्योंकि अशरफ उस इलेक्शन में हार गया था। आपको संक्षिप्त में इसकी मैं हिस्ट्री भी बता देता हूँ कि अतीक एक फिरोज इसके फादर का नाम था जी। वो तांगा चलाते थे, ये भी तांगा चलाना शुरू हुआ। बचपन इसका ऐसी जगह बीता, आपने देखा कि धूमनगंज खुर्दाबाद का जो क्षेत्र है, कसारी मसारी और चकिया, उन क्षेत्रों में इसका रहन सहन था, वहीं पर इनका छोटी सी प्रॉपर्टी थी उस समय। लेकिन उसके बाद एक चांद बाबा नाम काफी तेजी से उछला, जो काफी बदमाश था, वो भी बड़ा, और चांद बाबा की भी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस थी, इधर अतीक की भी थी। चांद बाबा की हत्या इसके द्वारा कराई गई, जिसमें नाम आया था अतीक का, और ये पहली बार जब नाम आया तो इसने अपना तब तक ये गैंग खड़ा कर चुका था, और उसके बाद में इन्होंने जब इतना नाम हो गया फिर पॉलिटिक्स में भी प्रवेश किया, निर्दलीय माननीय बन गए, और उसके बाद से फिर जो सफर शुरू हुआ तो पॉलिटिक्स में इनका दखल काफी बढ़ता गया। पूरे क्षेत्र में अतीक का एक टेरर हुआ करता था। उन दिनों में पुलिस में नहीं आया था, मैं करीब 1992 में जी, मैं वहाँ पर 93 के आसपास, हाँ 92 में मैं प्रयागराज में गया। हाँ। उस समय इलाहाबाद नाम होता, तो मैं रेलवेज में था, मैं वहाँ पर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर था। तो वहाँ के जो रेलवे के ऑफिसर्स थे और आसपास अन्य डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, वो इसका नाम लेकर बताते थे कि बिना इसके कोई ठेका यहाँ ले नहीं सकता। उसके गुर्गों का इतना आतंक था, यदि किसी ने ठेका ले भी लिया तो वो सामान नहीं उठा पाता था वहां से, जैसे स्क्रैप की नीलामी हुई या कोई और कंस्ट्रक्शन का ठेका हुआ, तो तमाम सरकारी विभागों में अतीक का पूरा साम्राज्य बना हुआ था। और यही बात आप देखेंगे कि मार्केट में, अगर आप सिविल लाइन मार्केट, जो पॉश मार्केट है वहां का, उसमें अगर देखेंगे हर इतने बड़े शोरूम, उनमें भी, बिल्डर्स में भी, सब जगह इसका कहीं ना कहीं बताते थे कि परोक्ष रूप से या डायरेक्ट रूप से इसका कहीं ना कहीं हिस्सेदार है। और ये बहुत सारी चीजें सामने आ गई और कुछ अभी आनी बाकी है। आपने देखा होगा अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड हुई है, जिसमें काफी सारे बिल्डर्स के नाम आए हैं, कुछ और नाम आए हैं। तो ये एक बड़ा नेक्सस तैयार हो चुका था, जो कि एक बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, क्रिमिनल माफिया, और इनका जो नेक्सस इस तरह से तैयार हुआ कि आम आदमी इनसे टक्कर लेने में डरता था, कंप्लेंट्स कराने में भी वो घबराता था। आपने देखा होगा कि जब राजूपाल की हत्या की गई, अशरफ ने इसमें बहुत ज्यादा इसमें रोल निभाया था,
और 3 जगह फायरिंग की गई थी, एक ही जगह नहीं, अस्पताल तक जाते जाते भी इनके ऊपर फायरिंग की गई थी जी। और उसमें उनकी हत्या हुई। तभी उसकी 9 दिन बाद हुए थे, शादी हुए। और जो आजकल प्रेजेंट बिल्कुल प्रेम प्रकाश जी, क्योंकि अतीक अहमद के बाद अब जो अगला नंबर है वो मुख्तार अंसारी का बताया जा रहा है और उसी को टारगेट भी किया जा रहा है, उस पर शिकंजा और भी कसा जाएगा, क्योंकि आपने इस पूरे केस की, मुख्तार अंसारी केस को भी डील किया है और अतीक अहमद का जो मामला चल रहा है, किस तरह से आपको लगता है कि ये दोनों में क्या समानताएं थी, दोनों किस तरह से अपना गैंग वॉर चला रहे हैं? क्योंकि अतीक अहमद तो जेल के भीतर से चला रहा था, ये भी अपने आप में सवाल है कि जेल के अंदर कैसे पूरे गैंग को वो डील करता था। अतीक का आपने देखा कि काफी रुपए पैसे से बहुत ही समृद्ध हो गया था, लेकिन अतीक जो पढ़ा लिखा नहीं, ये इसके साथ में एक इसको मान लीजिए डीमेरिट मान लीजिए, लेकिन इसकी पत्नी पढ़ी लिखी है और आसपास जो इसके सलाहकार हैं वो काफी पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो सब क्रिमिनल माइंड है। हाँ। और जो इन्होंने अपना वहां जमघट इकट्ठा किया उसमें हर वर्ग के लोग, उसमें बहुत से किसी स्तर के अधिकारी भी मिले हुए थे साथ में। इसमें मतलब चाहे वो एडवोकेट की श्रृंखला, बहुत सारे एडवोकेट जब भी ये जाते थे पैरवी के लिए, आप देखिए इनके साथ एक बड़ी संख्या में एडवोकेट्स होते थे और वो सब ऑन पेमेंट इन पे उपलब्ध कराए जाते थे, चाहे तो इनके बिजनेसमैन के द्वारा, चाहे स्वयं उसको फाइनेंस करते थे। और इनका जमीनों पर, किसी भी जमीन पर सीधे नहीं तो किसी अपने गुर्गे से उसमें कब्जा करा दिया जाता था। अब आम आदमी के बस का है नहीं कि इनसे टक्कर ले सके, लेकिन जब 2017 में सरकार बनी उसके बाद से धीरे धीरे कार्रवाई शुरू हुई। 2020 में जनवरी में जब मैंने वहां पर ज्वाइन किया 13 जनवरी को, तो मैंने देखा कि उस समय तक इसकी कोई प्रॉपर्टी अटैच तब तक नहीं हुई थी। जो प्रॉपर्टी अटैच हुई थी उसका भी इन्होंने वहां से बोर्ड हटाकर और उसको अपने कब्जे में ले लिया। तो ये इतना तरह का डेयरिंग आदमी था और लेकिन शांत था। ये उस समय इसका जो साम्राज्य था वो काफी फैला हुआ था, तो अपने साम्राज्य को बचाने के लिए ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी डायरेक्ट वैसे नहीं कर रहा था, केवल गवाहों को डराना धमकाना। और सबसे ज्यादा जो आतंकित थे, जो पीड़ित थे, वहां ताजुब होगा, लोग पहली बार धर्म के नाम पर ये बात फैलाते हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि इसके सबसे ज्यादा जो पीड़ित व्यक्ति थे वो मुस्लिम ही थे। सबसे ज्यादा जो शिकायतें करते थे मुसलमान लोग करते थे। इसके ऑफिस के सामने ही इन्होंने प्रॉपर्टी पे कब्जा करा दिया, वो मुस्लिम। ये जो इनके आबिद प्रधान वो मुस्लिम, कैद का, जिशान का, जितने भी नाम आप देख रहे हैं ये सब मुसलमान थे जो इनके सताए हुए थे। और जमीनों पर कब्जा करना, जिनकी जमीनें कब्जाते थे वो भी मुस्लिम कास्ट थे ज्यादातर, लेकिन बेचारे ऐसे लोग थे जो इससे टक्कर सीधे नहीं ले पाते थे। लेकिन जब वहां सबसे अच्छा काम शुरू किया प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास काफी रिकॉर्ड इकट्ठा हो गया कि कहाँ पर प्रॉपर्टी है, कहाँ इलीगल प्लॉटिंग की गई है। हाँ। और उन्होंने जब उसका ध्वस्तीकरण शुरू किया और साथ ही फिर पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई, जो गैंगस्टर एक्ट में 14(1) की कार्रवाई कहते हैं हम, सेक्शन 14 सबसेक्शन 1, इसमें प्रॉपर्टी का जो अटैचमेंट हुआ उसमें गोमती नगर में वहां इनका काफी आलीशान कोठियां थी, 2 कोठियां थी जिसमें अरबों रुपए की संपत्ति थी, उसको किया गया। उसके बाद इनके बहुत सारे, मैंने गाँव के नाम नोट किए थे कि इनकी जो प्रॉपर्टी थी मिर्जापुर और रहीमाबाद, शेरवानी नगर, वार्ड फैजुल्लागंज में, गोमती नगर में कोठी थी जो करीब 35 करोड़ की थी कोठी, शाह पीपलगाम धूमनगंज में, थाना चायल में जो कौशाम्बी में, रसूलाबाद में, तो वहाँ तमाम इनकी इतनी बड़ी बड़ी जायदादें थी, उन सबको इसमें जब्त किया गया जो आज भी जब्त चल रही है। लेकिन उसके बाद भी ये तो बिल्कुल अनएंडिंग प्रोसेस था। उसके बाद इनकी जो कंपनीज है उनके नाम निकाले, हमने कानपुर से निकाले थे कि इनके बहुत बड़ी संख्या में इनके पास में जो कंपनीज के है उनमें इनका इन्वेस्टमेंट था और ये तमाम कार्रवाई चल रही थी। लेकिन मैं दिसंबर में मैं रिटायर हो गया, लेकिन उससे पहले नवंबर में ही वहां पर कमिश्नरेट लागू हो गया था। तो फिर मेरे पास केवल 7 जनपद रह गए थे सुपरविजन के लिए और प्रयागराज एक अलग कमिश्नरेट बन जी। तो उसके बाद से फिर हमने केवल देखते रहते थे कि कोर्ट में क्या कार्रवाई चल रही है, लेकिन कोर्ट में जो कार्रवाई हुई, प्रोसिक्यूशन के जो अधिकारी हैं और वहाँ के आईजी थे उस समय तत्कालीन श्री राकेश कुमार सिंह, उन्होंने मिलकर, और मैं उसको सुपरवाइज करता था जी। तो बहुत सारे केस आइडेंटिफाई किए। हमने एक प्लानिंग बनाई कि अभी तक इसको किसी केस में सजा नहीं हुई, क्रिमिनल हिस्ट्री बहुत लंबी है, बहुत सारे मामले इन्होंने FIR क्रैश करा ली हाई कोर्ट जाकर 482 CRPC में, लेकिन उसके बाद भी एक लंबी फेयर हिस्ट्री केसेस। तो हमने ये देखा कि सभी केसेस में अगर हम एनर्जी लगाएंगे तो शायद हो सकता परिणाम ना आए। तो हमने 6 केस ऐसे आइडेंटिफाई किए कि इसमें तत्काल सजा हो सके,
जिसमें प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई लगभग पूर्ण होने जा रही थी, सभी गवाहों की गवाही कराई जा चुकी थी और उसके बाद डिफेंस के लिए ये बार बार देर करते थे। डिफेंस अपने विटनेसेस के बड़ी संख्या में नाम देते थे। 300 डिफेंस विटनेस दे दिए इन्होंने। अब 300 डिफेंस विटनेस को उनकी विटनेस कराना ये बड़ा लंबा काम है, टीडीएस प्रोसेस है। तो एमपी एमएलए कोर्ट में ये सारे हथकंडे जानते हैं कि किस तरीके से अपनी जो कानूनी कार्रवाई है उसको खींचा जा सकता है लंबे समय तक। उसी का परिणाम हुआ। लेकिन ये जो केस जिसमें सजा हुई, इसमें अच्छी पैरवी हुई और प्रोसिक्यूशन के अधिकारी यहाँ तक कि बीच जो रिटायर हो गए थे उनकी भी सेवाएं ली गई। उमेश पाल ने उनको हायर कर लिया था, जो एडवोकेट जिनकी हत्या की इन्होंने, और उन्होंने प्रभावी पैरवी की और इसको सजा हो गई। तो ये पहली सफलता थी जो कानूनी तौर पर इसको सजा दिला पाए और इसके साथियों को भी सजा मिली। अब जो ये घटनाक्रम हुआ है, मुझे लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं जमीन का कारोबार है, क्योंकि कुछ जो एडवोकेट उमेश पाल है, न केवल वो एडवोकेट थे बल्कि उनका जमीनों का भी व्यापार जी। और वहाँ जो जमीनों की जो लड़ाई है आपस में, उसमें काफी लोग इंटरेस्ट लेते हैं। तो संभवतः कहीं ना कहीं इसमें कोई जमीन ऐसी है जिसे लेकर ये मामला बढ़ा है। और ये तो सबने आपको देखा, जो हाल दिखाया गया कि किस तरीके से पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर उमेश पाल को जब वो कोर्ट से लौटे थे तभी उनको गोली चलाकर मारते, जबकि इनको पता था कि वहाँ कैमरे लगे हुए और अपने मुंह पर इन्होंने कोई नकाब या कोई मास्क वगैरह कुछ लगाने की कोशिश नहीं की। क्यों? इससे साफ पता चलता है। प्रेम प्रकाश जी, बेखौफ होकर ये शूटर्स आए थे और बड़ी ही सफाई से उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। खैर, ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि असल वजह क्या थी, लेकिन आपने महत्वपूर्ण एक कड़ी पर गौर फरमाया है कि जमीन का कोई रंजिश हो सकती है, साजिश इसके पीछे जमीन कारण हो सकती है। इस एंगल से भी पुलिस अब आगे क्योंकि लगातार जांच करेगी, 4 दिन की रिमांड मिली है, पूछताछ भी करेगी और भी खुलासे होंगे। बहुत शुक्रिया प्रेम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।